हम लोग सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, और सीडीपी की तैयारी में हम लोग कंबाइंड क्लास चल रहा है। कंबाइंड क्लास का मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सीटेट के लिए है। सीटेट का टॉपिक में हमारा सेक्शन सी पे जाना है, लर्निंग एंड पेडागोजी। और उसमें ये वाला हमारा टॉपिक है, बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। और ये हमारा मैच किससे कर रहा है? झारखंड का टॉपिक से कर रहा है। कौन सा झारखंड का टॉपिक से? देखो, ये तो हिंदी इंग्लिश लिख दिया, और ये रहा हमारा झारखंड का टॉपिक। तो झारखंड का टॉपिक में जो ख वाला है ना, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ये सब बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। तो सोचेंगे कैसे, तो उसमें बच्चे वाला पढ़ाएंगे। और सीखेंगे कैसे, तो सीखता कब है? जब बच्चा को सिखाते हैं तब ना सीखता है। तो इसमें दोनों चीज आ जाएगा। एक तो आ रहा स्वयं से भी बच्चा सीख रहा है, दूसरा किससे सीख रहा है? समाज से भी सीख रहा है। और तीसरा है कि इसमें शिक्षक की भी तो भूमिका है। शिक्षक की भी भूमिका है। तो ये तीनों मिलाकर के सीख रहा, तीनों मिलाकर सीख रहा, तो वही वाला हमारा मैच कर गया किससे? सीटेट में। और ये हमारा जेटेट का। तो ये दोनों हमारा कंबाइंड चल रहा क्लास। इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? तो पुराना वाला वीडियो जो अभी हम लोग पढ़ा चुके हैं पार्ट वन में, कि पहले पार्ट वन में हम लोग देखे बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होता है, यानी टीचिंग समझ गए कि टीचिंग क्या है। तो हमारा बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको टीचिंग कहते हैं, लेकिन चेंज परमानेंट होना चाहिए। और क्या देखे हम लोग? कि हमारा ट्राइपोलर पोलर प्रोसेस है। जॉन डीवी क्या बताते हैं कि इसमें एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, और एक हमारा क्या होता है? करिकुलम होता है। टीचर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि वो तो स्वतंत्र है। लेकिन छात्र किसके ऊपर है? आश्रित है। आश्रित है यानी गुरु जी मिले अच्छा, तो छात्र भी परफॉर्म करेगा अच्छा। गुरु जी को मिले खराब, तो छात्र परफॉर्म करेगा क्या? खराब। इसलिए इसको बोला जाता है आश्रित है। तुम आश्रित हो किसके ऊपर? समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, टीचर के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, या नोट्स के ऊपर। तो ये तो छात्र आश्रित हो गया। और पाठ्यक्रम हमारा मध्यस्तर होता है। मध्यस्तर का मतलब हम दे देंगे आसान सवाल, अभी सीटेट और जेटेट में तो पट से पास कर जाओगे, और दे देंगे कठिन सवाल तो तुम फेल कर जाओगे। तो यह इंटरमीडिएट होता है, मतलब यह मध्यस्तर हो गया। लर्निंग भी बताई थी हमारा कि लर्निंग क्या होता है। यहाँ लर्निंग हमारा रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है या जीवन भर चलेगा। और फेज ऑफ टीचिंग में हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारा तीन फेज है, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ये सब पूरा अभी जस्ट हम लोग पहला पार्ट पे करे हैं। और हमारा टीचिंग का तरीका क्या होना चाहिए? मैक्सिम ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का, टीचिंग कराने का सूत्र, मैक्सिम सिद्धांत क्या होता है? तो कोई भी टीचर टीचिंग प्रभावी कब होगा? जब हम लोग उस चीज का पालन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग नोन टू अननोन पढ़ाएंगे, फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, फिर सिंपल टू, अच्छा ये ना हमारा चल रहा था। तो चलो ये चल रहा था, अब हम लोग ये इसको सब। ऐसे करते हैं। नोन टू अननोन पढ़ा दिए, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा दिए, अब पढ़ाते हैं हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है, सोचो, हम बच्चे को अलजेब्रा नहीं पढ़ाएंगे। हम अचानक से 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा को हम लोग शुरू में क्या सिखाते हैं? जोड़ना सिखाते हैं, यानी जोड़ना भी हमारे लिए क्या है? सरल है। ठीक है। लेकिन वही अगर कोई 4 साल का बच्चा है, तो 4 साल का बच्चा को हम ज्यामिति कभी भी पढ़ाते हैं क्या? बताना। नहीं। नहीं। क्यों नहीं नहीं। पढ़ाते हैं? क्योंकि यह क्या है? कठिन है। ये क्या है? कठिन है। तो 4 साल वाला को पहले जोड़ना सिखाएंगे, और हम ज्यामिति सिखाएंगे इसको। जब इस 4 साल से कितना साल हो जाएगा? 14 साल का। कितना साल का? 14 साल का। अब 14 साल वाला को हम लोग ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अब हमारे पास शुरू में क्या पढ़ाए थे? तो सरल पढ़ाए हैं। और अब धीरे धीरे किधर ले जा रहे हैं? तो अब हम लोग धीरे धीरे कठिन की ओर जा रहे हैं। तो वही तरीका होता है, सर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल जाना। ये वाला चीज गलत हो गया हमारा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना ही होता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब लास्ट वाला हमारा होता है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का और मतलब ये तो अभी नहीं आएगा समझ में। होल टू पार्ट होता है पहले क्या? पूरा लेसन पढ़ाएंगे, फिर हाँ, छोटा कोई बता छोटा सकता? मतलब आंसर। बताओ क्या होता है होल टू पार्ट? पहले पूरा विषय को समझाना है, समझाएंगे, उसके बाद फिर उसका छोटा छोटा अंश को समझाएंगे, वो तो छोटा ठीक है, छोटा कोई भाग कोई ले। उदाहरण दे सकती हो? दो उदाहरण दो। होल टू तो पार्ट क्या पूरा होता हाथ का पहले इस्तेमाल करेगा, उसके बाद बाद में अंगुली का प्रयोग करेगा। है? पहले क्या करेगा? पूरा हाथ का प्रयोग करेगा, जैसे खाएगा तो पूरा हाथ का, बाद में अंगुली से जैसे लिखेगा तो हाँ, पूरा हाथ से प्रयोग करेगा, बाद में जो है अंगुली से लिखना सीखेगा। तो वो तो ठीक है, वो तो बच्चे का नेचर हो गया। एज ए टीचर हम पूछ रहे हैं, एज ए टीचर, एज ए टीचर जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे यानी हम लोग क्या काम पहले कर रहे हैं मतलब मतलब? पूरा सिर्फ
पहले पूरा शरीर के बारे में बताएंगे, बॉडी के बारे में साइंस अच्छा ये बता बढ़ाएंगे। ना, हम खाली उसके बच्चे को बाद फिर बायोलॉजी। बॉडी बॉडी पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में फिर समझाएंगे। अच्छा एक चीज बता दो, हम खाली बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे क्या? मान लो मैथ पढ़ा रहे हैं, नहीं। मान लो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तब मैथ क्या करेंगे? देखो यहाँ हम बता दे रहे हैं, हर कोई को मालूम है कि हर एक किसी का बर्थडे आता है, हर एक किसी का क्या आता है, बर्थडे आता है। तो बर्थडे आता है, तो बर्थडे में हम लोग क्या मंगाते हैं? एक केक मंगाएंगे। एक क्या मंगाते हैं? एक केक। अब एक केक मंगाए, मान लो कि नाच तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम एक ही को ना केक मंगवाओगी? एक केक जी। मंगवाओगे तो सारा केक तो नाच तुम नहीं ना खाएगी, हो सकता है तुम रासमुनी को भी बुलाई, आधा देगी, लेकिन रासमुनी लेके जाएगी रायमुनी को। तो और फिर मालूम चला देवराज भी चला गया। फिर मान लो हम भी चले गए, जैसे ही हम गए तो आव्या क्लास का बाकी सारा स्टूडेंट भी चला गया। अब तुमको केक को ज्यादा टुकड़ा में बांटना पड़ेगा, तो ज्यादा टुकड़ा में बांटना पड़ेगा तो तुम हम्म। नंबरिंग कर दे रही है। मान लो कैसे नंबरिंग कर रही है, तुम कर रही है नंबरिंग यहाँ पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे केक को एक केक को नाज कितने आठ भागों में बांटिए बताना? भागों में। 8 भाग। 8 भाग में बांटी। 8 भाग में बांटी है, सबसे पहले ये खिला रही है किसको? रासमुनी को खिला रही है। तो रासमुनी को जब तुम खिलाओगे केक, अरे गलत लिखा गया, तो रासमुनी को तुम क्या दे रही? एक भाग में दे रही है, एक भाग जी। खिलाई। एक भाग खिलाए, टोटल कितना भाग में बांटी थी? 8 भाग में से। 8। 8 भाग में से तो तुम रासमुनी को दे रही है 1/8। 1/8 दे रही है, तो 1/8 कहलाएगा भिन्न, कहलाएगा क्या कहलाएगा? भिन्न। और भीन। एक है, एक वो केक था, ये क्या कहलाया? होल कहलाया। और ये वाला जो भिन्न है, ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा पार्ट। अब सोचो, हम बच्चे को मजाक मजाक में भिन्न बता दिए, फ्रैक्शन बता दिए, यही यही ना होता है फ्रैक्शन। जी सर। तो अब हम और अभी यहाँ रुकेंगे नहीं। कैसे नहीं रुकेंगे? देखो अब अगला स्टेज में क्या करेंगे। अब अगला स्टेज में फिर से नाज आती है, और नाज आकर के रासमुनी को बता रही है ना? नाच का तो साइंस ही है, तो इसीलिए साइंस वाला ही ना चीज बताएगी नाज इसको, रासमुनी को। अब नाज कहेगी किसको? रासमुनी को। रासमुनी को कह रही है कि देखो, ए होल वेन ए होल। होल का मतलब क्या था? एक केक ही ना है, पूरा। संपूर्ण केक है। केक को तुम क्या डिवाइड किए, तो वेन ए होल ही डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब एक केक को हम इक्वल इक्वल पार्ट में बांटे हैं, ऐसा थोड़ी कि रासमुनी को तुम बहुत बड़ा टुकड़ा दे दी और बाकी को छोटा टुकड़ा दे रही है, तुम तो हर एक को बराबर बांट रही है। तो वेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू जी। इक्वल पार्ट्स, देन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पार्ट। एनी पार्ट का मतलब सोचो, तुम रासमुनी को क्या को दी है? एक ही को ना टुकड़ा दी है। हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जी। रासमुनी को तुम क्या दी है? एक भाग दी है। तो यानी जी। रिप्रेजेंट कर रही है एनी पार्ट। तो एनी पार्ट को जब तुम रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पार्ट इज नोन एज ए फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम उस टुकड़े में से व्यक्त करते हैं, वही टुकड़ा हमारा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अब देखो हम स्टार्टिंग किससे किए? हम स्टार्टिंग कर रहे कहाँ? होल से। हम सबसे पहले तुमको संपूर्ण संख्या बताया, यह एक केक है, जी। जो कि अधूरा नहीं, क्या पूरा है। और इस पूरे को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? फिर टुकड़े में ले जा रहे हैं, फ्रैक्शन में बता दिए। अब जब फ्रैक्शन में बता देंगे, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या होता है भाई। देखोगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर एक क्या होगा हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक क्या होगा हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। और भी फ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होता है? एक लाइक फ्रैक्शन, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, फिर एक क्या होता है? यूनिट देखो कितना ज्यादा स्टेप डीप में चले गए ना। लेकिन चले कैसे गए? जी। फूल से ही तो गए हैं। जी। तो आर्ट्स वाला को दिक्कत हो रहा होगा, साइंस वाला को तो क्लियर हो गया होगा। हम लोग आर्ट्स का भी जी। उदाहरण दे सकते थे।
तो हमको ऐसे ही पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? होल टू पार्ट, पहले पूरा विषय को समझाए, पहले पूरा हम केक बना करके तब बता दिए कि एक ही वो केक है। फिर उसका छोटा छोटा टुकड़ा जब कर रहे हैं तब बता दे रहे हैं कि ये हमारा इंटीजर हो रहा है, ये हमारा फ्रैक्शन हो रहा है, ये हमारा डेसिमल हो रहा है। ये आर्ट्स में भी ऐसे ही टीचिंग होता है। तो मैक्सिमम अभी हम लोग चार्ट देख लिए क्या जो तो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले नोन टू अननोन, दूसरा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और चौथा हमारा होल टू पार्ट। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है, अब तुम आ जाओ पार्ट टू में। पार्ट वन खत्म हो गया, पार्ट टू में क्या है? बच्चों, अच्छा इसको हम लोग, चलो बच्चों इसी के में कर लेते सीखने हैं। की रणनीति। बच्चों के सीखने की रणनीति यानी चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग। तुम सोचोगे सर ये अपने मन से डाल रहे, तो ये लाइन याद रखो। क्या लाइन है? चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग। और वापस से हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि क्या यह सिलेबस से मैच कर रहा है कि चिल्ड्रन का कर स्ट्रेटेजी जाते क्या हैं। होता है लर्निंग का। तो देखो यही है हमारा सिलेबस। यहाँ कहीं लिखा है क्या चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग? लिखा है? जी जी। जी तो जब सर। लिखा है तो देखो बाबू, ये वाला हो गया हमारा पार्ट टू। ठीक है, ये वाला हम बता दिए बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी ये वाला हो गया हमारा पार्ट वन, ये हो गया टू। और तीसरा क्या होगा? लर्निंग एज ए सोशल कॉन्टेस्ट, ये वाला पार्ट तीन। और चार में हो गया सोशल कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग। चार भाग में बांट दिए, चार ही ना टुकड़ा था। ये हम लोग टॉपिक से भटके जी। नहीं हैं। अब देखो जेटेड वाला उदास नहीं हो। चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग का हिंदी क्या होगा बता सकती है? तो यानी कि बच्चा कैसे सीखता है, यहाँ पर देखो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे जी। चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों को सीखने की स्ट्रेटेजी। तो सीखने का स्ट्रेटेजी वाला जेटेड वाला भी ध्यान से देख लो। ये रहा हमारा जेटेड वाला का, बच्चों के सीखने का स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है क्या? बच्चे कैसे सीखते हैं। तो क्या दोनों अलग अलग है बताओ? नहीं नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो सर। इसीलिए इसमें कोई देर मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन इधर उधर का नहीं होना चाहिए। अभी हमारा ये यहाँ हमारा पार्ट टू चालू हो गया। तो चालू हो गया तो पेज नंबर याद है कितना में थे हम लोग? बच्चों की चार पे थे। तो चार पे थे तो देखो नहीं सर। बच्चे कैसे सीखते हैं। तो भैया ये तो पता चल गया कि बच्चा एक्टिव होगा। बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। तो स्वयं निर्माण करेगा, तो जब स्वयं निर्माण करेगा तो बच्चा उसको समझेगा, याद रखेगा और खुद के लिए लागू करेगा। टीचर तो खाली एक फैसिलिटेटर ना हो गया। तो ज्ञान का निर्माण में जी। सबसे पहले याद रखोगे बच्चे का लर्निंग एक्टिव होना चाहिए। पैसिव होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं नहीं। होना चाहिए। कहीं कुछ लोग सो तो नहीं ना गए हैं? नहीं सर। ठीक है। अनुपा, अमीषा, नाज, भारती, आतोशी, अंजलि, रामनी, पूजा, है ना? ठीक है, सोना मत। जी। तो नहीं सबसे सो पहले रहे हैं। हाँ, नहीं आज सो किस रहे हैं सर। आज किसी का मधुर आवाज हमको सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? रासमुनी एकदम चुपचाप बैठी है क्या? म्यूट करके रखी। म्यूट मत करो, सुन। और कोई बात नहीं, अनम्यूट ही रखो ना, वो कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? हाँ, अनम्यूट ही रखो, वो तो नेचर है हमारा भी होता है ऐसा ही। उनके डर से तुम मत करो, म्यूट मत रखो, बोलो बिंदास, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो लक्ष्य हमारा सीखना है, समझे? तो देखो हमारा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। तो बच्चा जब एक्टिव लर्निंग करेगा तो एक्टिव लर्निंग का स्टेज क्या क्या होता है? तो एक्टिव लर्निंग का स्टेज में सबसे पहले हो गया एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? बच्चा अपने आसपास के वातावरण को क्या कर रहा है? टटोल रहा है और सवाल पूछ रहा है। और ये सवाल। सब पॉइंट याद रख लेना। पहला तो हो गया अन्वेषण, जी। दूसरा क्या हमारा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी कि पढ़ा चुके थे। बच्चे को खिलौना दे दो तो वह प्रयोग करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, जोड़ेगा। वह खुद से गतिविधि करके देखेगा कि इसके अंदर का राज क्या है। इससे फायदा क्या होता है? बच्चा जब खुद से गतिविधि करके सीखता है तो वह जो जानकारी है वह लंबे समय तक याद रहती है। याद रहता है। हम लोग साइकिल चलाए हैं तो किताब में पढ़ के नहीं ना सीखे हैं, गतिविधि करके सीखे हैं। जी। तो वो गतिविधि देखो जिंदगी जी। भर याद है। लेकिन जब हम लोग पहाड़ा सीखे हैं तो गतिविधि करके नहीं सीखे हैं, बचपन में रटवाया गया था। तो तुम अपना बचपन याद करना, कम से कम 20 का पहाड़ा रटा गया होगा। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, अभी पहाड़ा पूछेगा ना तो मैक्सिमम लोग 7, 8 और 9 का पढ़ा बता पाएगा। हम ये खुद सर। मैथ के टीचर है, हम लोग 25 तक का पहाड़ा रटे थे।
कब? जब स्कूल लाइफ में थे। बड़े हो गए तो हमको हमारा गतिविधि खत्म हो गया, सब ट्रिक पढ़ाने लगे, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, मैथ्स का ट्रिक। आज हमको भी 8वीं का पहाड़ा याद है, 7 8 का, उससे ज्यादा का पहाड़ा है नहीं। तो मैथ्स बनाते कैसे हैं, ट्रिक हमको मालूम है, निकाल लेते हैं। तो वो जानकारी जो खुद से करके ली जाती है वो लंबे समय तक रहती है। और जो जानकारी तुम प्रयोग नहीं करो, खाली रट्टा मार लो, तो रट्टा मारने वाला हमारा टेम्पोरी होता है। दूसरा हमारा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी को पढ़ रहे हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा। तो बच्चा कैसे सीखेगा, तो अभी हमारा पास स्ट्रेटेजी में पहला आ गया कि पैसिव लर्निंग नहीं होना चाहिए। तो कौन सा लर्निंग होना चाहिए हमारा? एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। कैसा लर्निंग होना चाहिए? एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। तो एक्टिव लर्निंग के बाद में अब आ जाते हैं हमारा कि दिमाग संज्ञान में क्या चलना चाहिए। तो देखो, मस्तिष्क जो है, यानी कि जो प्रोसेस जो करता है, तो प्रोसेस करेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा तुम्हारा परमानेंट होगा लर्निंग। तो प्रोसेस करने का क्या क्या तरीका है? सबसे पहले रिहर्सल करो। जैसे 26 जनवरी होता है प्रोग्राम, तो डायरेक्ट 26 जनवरी को प्रोग्राम देती हो नहीं ना, स्कूल में हम लोग रिहर्सल करवाते हैं। रिहर्सल का मतलब बार बार दोहराना। तो बार बार दोहराना, याद रखो कि प्राइमरी लेवल पर तो ठीक है, लेकिन डीप लेवल पर समझना है तो बार बार दोहराने से भी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको कर करके देखना है। तो पहला स्ट्रेटेजी जो तुम्हारा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी होता है, उसमें हो गया पहला रिहर्सल। और दूसरा हो गया क्या? इलाबोरेशन। इलाबोरेशन का मतलब है कि नया जानकारी को उस जानकारी से जोड़ना जो छात्र पहले से जानता है। जैसे हमको सिखाना है, पहले तुम साइकिल सीखी, लेकिन साइकिल सीखी कैसे? सबसे पहले बच्चा बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? चलना सीखता है। जब चलना सीखा तब ना वो साइकिल सीखा। और जब साइकिल सीखा तब ना वो फिर स्कूटी सीख रहा है। तो अब देखो कौन सा क्या कर रहा है, नया जानकारी को पुराने से जोड़ता जा रहा है। कैसे कैसे? ये वाला हमारा चलना क्या हो गया? पुराना। तो पुराना को किससे जोड़ा? नया से। और कुछ दिन बाद ये वाला भी हो जाएगा पुराना, तो पुराना वाला को किससे जोड़ेगा? नया वाला से। नया वाला जैसे हम लोग सबसे पहले सिखाते हैं क्या? जोड़ना। जोड़ना फिर हम लोग क्या सिखाएंगे? घटाना। ये सब सिखाते सिखाते तब लास्ट में हम लोग क्या सिखाने लगते हैं? बीज गणित। याद है कुछ कुछ? बीज गणित के बाद क्या सिखाने लग रहे हैं? ज्यामिति। और जब तुम 10वीं पास करोगी तो तुमको अचानक से क्या सिखाएंगे? कैलकुलस सिखाएंगे। तो इतना सारा चीज क्या है कि पुराना को नया से जोड़ते जाओ, चैन रिएक्शन होता है ये हमारा। एलाबोरेशन के बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, सोचो हम लोग फिजिक्स का नियम को फिजिक्स वाला दिमाग में रखेंगे, केमिस्ट्री वाला को केमिस्ट्री में रखेंगे, हिस्ट्री वाला को हिस्ट्री में रखेंगे। अभी हम लोग जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? सीडीपी का नाम लेंगे तो तुम क्या नाम लोगे? सहाय सर का, है ना? और अगर मान लो हम लोग बोलेंगे अभी, ये क्या नाम देते, इंग्लिश का, तो हम किसका क्लास लगवा रहे हैं? तो मनीष सर का। तो तुम याद रखोगे क्या? मनीष सर को। तो ऑर्गेनाइज ना कर रही कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जी। हम लोग अपना नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो जो कॉपी है, तो कॉपी को भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? सीडीपी का कॉपी अलग हो गया, इंग्लिश का कॉपी अलग हो गया, लैंग्वेज का कॉपी अलग हो गया। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? ऑर्गेनाइज करना, यानी कि जानकारी को किसी समूह या किसी श्रेणी में क्या करना? ऑर्गेनाइज कर देना। तो 3 पॉइंट तो बताए हैं तुम लोग को। रुकना 1 मिनट, 5:30 होने वाला है हमारे खाली। 2 मिनट में आ रहे हैं, दरवाजा खोल कर। हाँ। जी। आवाज कर रही थी। हाँ सर। अभी बाद में पहले तुम ऐसे कर रहे थे। तो ये सब पॉइंट जल्दी जल्दी याद कर लेना इसको।
पहला हो गया कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में हमारा रिहर्सल करेंगे, एलाबोरेशन करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ जा मेटा कॉग्निशन। तो मेटा कॉग्निशन बताओ, सहाया स्कूटी वाला याद है कि डेफिनेशन याद है किताब वाला? सहायक स्कूटी वाला। मतलब वो ऐसा स्कूटी था जो पंचर होने पे खुद ही बना लेता था, उसको मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं था। तो यहाँ पर मेटा कॉग्निशन का मतलब लड़का जो है ना, वह खुद में ही ऑलराउंडर बन गया है, रोबोट बन गया है। जिस कुछ भी गलती होगा तो खुद में ही सुधार कर लेगा। कैसे सुधार करेगा? वह पहले उपाय सोचेगा, हम क्या करें ताकि हमारा गाड़ी जो पंचर है वो खुद से ही बना ले। याद रखना, यानी अपनी कमी को दूर करने के लिए खुद में ही सोच लेना। देखो, ये किताब वाला लाइन को छोड़ दो, ये सोचने के बारे में सोचना कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। ये बोल क्या रहा है? हम मेटाकॉग्निशन का जो उदाहरण दिए थे ना, ये एक ऐसा चमत्कारी स्कूटी था जिसमें जादुई शक्ति थी कि उसका अगर इंजन खराब हो जाए तो खुद से इंजन बना लेता था, टायर पंचर हो जाए खुद से पंचर को ठीक कर लेता था। तो वह अपना मिस्त्री खुद न था। मेटाकॉग्निशन जी। का मतलब हो गया कि अपना मिस्त्री खुद हो गया। अपना, क्या बोले उसको, मिस्त्री बोल देते हैं, है ना? हम्म। अपना मिस्त्री खुद बन जाना, खुद बन जाना। तो खुद बन जाएगा यानी कि इसके पास, मान के चलो कि समस्या आएगी। समस्या पहले क्या होगी? पहले समस्या आई, तो अब समस्या आई तो यह स्वयं सोचा। स्वयं क्या करेगा यह? सोचेगा। ना सब। तो मम्मी के पास जाएगा, ना तो पापा के पास में, ना ही किसी गुरु जी के पास में कि बताइए ना हमको ये प्रॉब्लम हो गया, हम क्या करें, कुछ नहीं। समस्या आया, यह स्वयं में सोचेगा। और स्वयं में सोचने के बाद यह क्या करेगा? यह उपाय निकाल लेगा। क्या करेगा यह? उपाय, पानी निकालेंगे। उपाय निकालेगा। और उपाय निकालकर समस्या का क्या करेगा, बता सकती हो? हल हल करेंगे। करेगा। हल किया। तो इसी को खाली एक लाइन में लिख देता, सोचने के बारे में सोचना। अरे भाई, सोचने का मतलब यहाँ एक समस्या है, तो समस्या आ गया तो उसका हल दूसरे के पास नहीं जाकर के खुद ही हल निकाल रहा है। यही है मेटा कॉग्निशन। तो मेटा कॉग्निशन तो जरूरी है हर एक में जलाना। तो मेटा कॉग्निशन, तो मेटा कॉग्निशन क्या है भाई? तो तुम जब ये हमारा चमत्कारी स्कूटी आ गया, सहाय स्कूटी है ना, तो वह क्या करता है? पहले प्लानिंग करेगा कि हमको इसको कैसे करना है। फिर प्लानिंग के बाद खुद में क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। काम करते समय खुद से पूछेगा क्या मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब याद करना, पहले प्लानिंग होगा, दूसरा मॉनिटरिंग होगा, और तीसरा क्या होता है? एवोल्यूशन। यानी गाड़ी खुद से पंचर बना लिया और चला के देख रहा है कि अब हवा लीक तो नहीं कर रहा है। यानी अंत में देखना कि रणनीति कितनी सफल रही। तो क्या क्या याद होगा? पहले क्या आ गया हमारा? प्लानिंग। दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखाए थे? मॉनिटर। 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 और तीसरा मॉनिटरिंग, वाला प्लानिंग क्या था हमारा? एवोल्यूशन। रेगुलेशन। ये ये मिलकर के क्या कहलाएगा? ये मिलकर कहलाएगा मेटा कॉग्निशन। क्या कहलाएगा? मेटाकॉग्निशन। 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 ठीक है, तो मेटा कॉग्निशन में लास्ट वाला में हम लोग क्या बोले थे? लास्ट वाला में बच्चा समाधान कर लेता है ना प्रॉब्लम खुद से। तो जी। बच्चे जब किसी बाधा का सामना करते हैं तो वह इन्हीं चरण का पालन करते हैं। क्या क्या पालन करेंगे? पहले समस्या को पहचानेंगे, फिर उसका संभावित समाधान के बारे में सोचेंगे, और फिर जो जो सोच रहा है उसको क्या करेगा? लागू करेगा। और लागू करने के बाद में देखो, ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी भी बोल दो, अभी भी हम इसको दूसरा उदाहरण से समझा देंगे। शर्माओगे तो जाओगी। क्या हम और एक बार अच्छे से समझा दें या ये काफी है? हो गया ऐसे समझ में। काफी है सर। ठीक है, तो काफी है तो रहने देते हैं, है ना? जी। अब आ जाओ हम लोग लर्निंग थ्रू एरर। तो थ्रू एरर का पता याद करो। जो लड़की बोलती है ना फेल कर जाएंगे, अरे भैया तुम फेल कर रही हो तो वह जरिया है। किसका जरिया है? लर्निंग का। फेल करोगे यानी कि तुम प्रयास कर रही थी, तो प्रयास एक बार में नहीं हुआ कामयाब तो अगली बार कामयाबी दिलाएगा। इसलिए गलतियों को खिड़की माना जाता है, ना कि बाधा माना जाता है। अगर कोई फेल कर रहा है, किसी का नंबर कम आ रहा है, तो हम उसको अवसर मानेंगे। बच्चा अगर कभी गलती कर रहा है तो दिखा रहा है कि बच्चा कुछ तो सोच रहा है। और जब सोच रहा है तो यानी कि वह एक सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। बिना सोचे तुम सीख सकती हो क्या? नहीं ना सीख सकती हो। तो शिक्षक को गलती करने पर नहीं, डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रणनीति में सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए।
एक आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब जो जटिल विषय है, जटिल विषय में अभी हम एक नाच का बर्थडे था तो हम केक बना दिए। केक बनाने के बाद हम एक टुकड़ा दिए रासुनी को तो 1/8 हो गया। अब देखो ये चित्र अगर बनाया है तब ना इसको अच्छे से याद आया है। नए चित्र बनाते तो जी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। तो कई बार हम लोग मानचित्रण करते हैं यानी कि मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने से कठिन चीजें क्या हो जाती है, विजुलाइज हो जाएगी, यानी सामने दिखेगी तो वह मदद करता है, दिमाग में एक स्पष्ट सा स्कीमा बन जाता है। और अगला देखो बच्चे कैसे सीख रहा है भैया, तो बच्चा प्ले मेथड से सीखता है। बच्चे को खेल ही सबसे बड़ी रणनीति है। बच्चा को खिलाओ खुदा और खिलाते खिलाते नियम को समझा दो। तो हम लोग खिलवाने में अनुशासन सिखा देते हैं, सामाजिक कौशल सिखाते हैं। कबड्डी खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, क्रिकेट खिलाओ तो हारने पे भी सिखाता है कि गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हाथ मिलाता है कि नहीं हारने के वाला खिलाड़ी भी जीतने वाला खिलाड़ी से। और तनाव में कैसे जी करते, तो सर। देखो ये तो एक उदाहरण दे दिए। तो ये चीज खाली खेल में नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई से लेकर कैरियर सब चीज में है। रोल ऑफ टीचर, तो रोल ऑफ टीचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रोल ऑफ टीचर में अब टीचर हमारे क्या हो गए, फैसिलिटेटर हो गए। वह रटवाना काम इसका नहीं है, बल्कि उसको बच्चे को प्रोत्साहित करो और बच्चे को अवसर प्रदान करो। कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं। ठीक है, तो ये 27 मिनट हो गया है। अभी हम लोग और एक क्लास लेंगे। और एक क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग पार्ट 3 चालू करेंगे। क्या करेंगे, पार्ट 3। तो इंतजार करो, तुरंत एक दूसरा लिंक भेज रहे हैं। जी